नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। वंदना जी की बेटी वर्षा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह उन्हें खुश रखने के लिए जब नहीं तब अपनी माँ को कभी शॉपिंग करने के लिए तो कभी कहीं घूमने जाने की जिद करती। लेकिन वंदना जी भी वर्षा को कभी मना नहीं करती थी। वह उसका मन रखने के लिए उसकी मनपसंद चीज़ें दिलाती, उसकी खुशियों का हमेशा ख्याल रखती। लेकिन कहते हैं ना, एक विधवा औरत थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करे या अपनी मर्जी के अनुसार अपना जीवन जीने की कोशिश कर ले तो पास पड़ोस और रिश्ते नाते के लोग उसे चैन से न तो जीवन जीने देते हैं और न ही रहने देते हैं। वंदना जी आज सुबह करीब 9 बजे धीमी धीमी चाल से अपने घर की ओर बढ़ रही थी। अभी कुछ दूर से अकेली आ ही रही थी कि अपने घर पहुंचने में उन्हें कुछ दूरी और तय करना बाकी था कि सामने पड़ोस की 2 महिलाएं रेखा और कुसुम उन्हें दिखाई दी। दोनों महिलाओं की बातचीत पहले तो धीमे स्वर में हो रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी नजर वंदना जी पर पड़ी, उनके होठों ने बुदबुदाना बंद कर दिया। उनकी आंखों में झलकता सवाल और अधरों पर अधूरी मुस्कान देखकर वंदना जी समझ गई कि बातें उनके बारे में ही हो रही थी। वह नजर अंदाज करती हुई अपने घर की ओर बढ़ने लगी। अभी वह कुछ ही कदम चली थी कि कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। कुसुम फुसफुसाते हुए बोली, देखो तो आ रही है हमारी सोसाइटी की हीरोइन। फिर रेखा ने नजरें तरेते हुए कहा, मंदिर जाने का तो बहाना था, काम कुछ और ही कर रही थी। हे भगवान, दिन दहाड़े ये सब, ये तो हद ही हो गई। विधवा होकर भी ऐसी हरकतें, ये सब देखकर हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। छी छी, ऐसी औरतें ही सोसाइटी के माहौल को खराब कर देती हैं। फिर कुसुम जोर से बोली, हे भगवान, भगवान ही बचाए ऐसी औरतों से। हम तो अपने बच्चों को इनके जैसे लोगों से दूर ही रखेंगे बाबा। वंदना जी के कदम ठिठक गए। उन्होंने हैरानी से दोनों की तरफ देखा। रेखा और कुसुम की आवाजें अब और थोड़ी ऊंची हो चुकी थी। वंदना जी ने अपनी जगह से ही कहा, कुछ कहना है तो सामने आकर कहिए। कुसुम ने हाथों को कमर पर टिकाते हुए जवाब दिया, अब क्या ही कहें, पूरा मोहल्ला जानता है आपके बारे में। ये सब बातें यहाँ नहीं चलेंगी। हम सब परिवार वाले लोग हैं। सोसाइटी का माहौल खराब मत कीजिए। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से निकल गई। पड़ोसन की बातें सुनकर वंदना जी का दिल धक से रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि लोगों की सोच इतनी गिरी हुई भी हो सकती है। बिना कुछ जाने समझे एक पल में ही उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। भारी कदमों से वो अपने घर की ओर बढ़ने लगी। वंदना जी उदास मन से घर में दाखिल हुई। उनकी आंखें असहजता और अपमान के गहरे भावों से भरी हुई थी। अंदर आते ही उन्होंने दरवाजा बंद किया और अंदर आकर अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन दिमाग में सोसाइटी की औरतों की बातें गूंज रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कब से और क्यों उनकी जिंदगी का हर पहलू दूसरों की निंदा का विषय बन गया था। तभी उनकी 20 वर्षीय बेटी वर्षा अपने कमरे में आई और बोली। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। माँ, आज हम दोनों के लिए नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ। आप खाकर बताइएगा कि कैसा बना है। वंदना जी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उनका चेहरा उदासी की परछाई से ढका हुआ था। उनकी यादें उन्हें उनके बचपन के उन दिनों में ले जा चुकी थी, जहां उनके हिस्से में केवल दर्द और तिरस्कार ही आया था। जब वह महज 4 साल की थी, उनकी माँ का चेहरा तो जैसे उनकी यादों से धुंधला ही हो गया था। उन्हें केवल इतना याद था कि उनकी माँ बहुत बीमार रहती थी और एक रात हमेशा हमेशा के लिए चली गई। माँ के जाने के बाद पिता ही उसकी दुनिया थे। वंदना अपने पिता के साये में खुद को सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन उस सुकून को भी किस्मत ने ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। जब वह महज 16 साल की थी, एक सुबह उनके पिता ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वह दिन वंदना की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान लेकर आया था। पिता की आखिरी सांसों के साथ वंदना की जिंदगी की सारी खुशियां भी खत्म हो गई थी। पिता जाते जाते केवल एक बात कह गए थे, वंदना बेटी, तेरे चाचा चाची का घर ही अब तेरा घर होगा। वो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह रखेंगे। वंदना को याद था कि चाचा चाची ने उन्हें अपने घर में जगह तो दी, लेकिन दिल में कभी नहीं। वह घर उसके लिए एक बूचड़ खाने से कम नहीं था। चाची अक्सर कहा करती थी, बिना माँ बाप की लड़की है, ज्यादा सिर चढ़ाओगे तो नाक ही कटवाएगी। जितना जल्दी घर का काम करना सीखेगी, इसके लिए ही अच्छा होगा। कल को शादी करनी है तो कोई शिकायत न करे। चाचा ने भी कभी उनकी बातों का विरोध नहीं किया। वंदना को घर का हर छोटा बड़ा काम करना पड़ता था। सुबह उठकर पानी भरना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, इन सब के बीच उसका कॉलेज छूट गया। परंतु पढ़ाई का शौक था, इसलिए आगे की पढ़ाई वंदना घर पर ही रहकर करने लगी। वंदना की जिंदगी एक संघर्ष बन चुकी थी, लेकिन उसमें झुकने का स्वभाव नहीं था।
चाचा चाची के घर में रहकर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह देर रात जब सारे घर के काम खत्म हो जाते तब अपने कमरे में बैठकर किताबों में डूब जाती। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने एक अच्छे स्कूल में शिक्षिका की नौकरी के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू में उसकी सादगी, ज्ञान और समर्पण देखकर स्कूल प्रशासन ने उसे तुरंत नियुक्त कर लिया। जब वंदना ने यह खुशखबरी अपनी चाची को सुनाई तो चाची ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन अब घर के खर्च में भी तुझे हाथ बटाना पड़ेगा। जो कमाएगी वो घर में आएगा। वंदना को इससे भी कोई परेशानी नहीं थी। नौकरी उसके लिए केवल कमाई का साधन नहीं थी, वह शिक्षा के जरिए बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाना चाहती थी। हर सुबह वंदना घर के कामों में लगी रहती। सुबह सुबह घर के काम करके वह स्कूल के लिए निकलती। बच्चों के मासूम से सवालों और उनकी जिज्ञासाओं और मुस्कान ने वंदना को अंदर से मजबूत बनाए रखा। स्कूल में उसे बच्चों के बीच सुकून मिलता था। महीने की हर पहली तारीख को ही उसकी चाची उससे उसकी तनख्वाह के पैसे मांग लेती थी और वंदना बिना कुछ कहे सारा पैसा उनके हाथ में रख दिया करती। कभी अपने लिए कुछ खरीदने की इच्छा भी होती तो उसके लिए भी चाची के आगे हाथ फैलाना पड़ता। एक दिन सुबह सुबह वंदना प्रिंसिपल ऑफिस की ओर जा रही थी। तभी उसने देखा कि ऑफिस के बाहर एक दुबला पतला युवक गार्ड से बहस कर रहा था। युवक के कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे। उसकी आंखों में उम्मीद और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। देखिए, मुझे बस एक बार प्रिंसिपल सर से मिलने दीजिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है, युवक ने विनती की। लेकिन गार्ड ने बेरुखी से बोला, जब तक आपके पास आपका रिज्यूमे और सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे आप अंदर नहीं जा सकते। अब जाइए यहाँ से, यहाँ कोई बहस मत कीजिए। वंदना ने थोड़ी देर तक यह सब देखा, लेकिन क्लास का समय हो रहा था तो वह आगे बढ़ गई। अगले दिन फिर वही युवक ऑफिस के बाहर खड़ा दिखाई दिया। इस बार वह सीधे वंदना के पास आया और बोला, मैडम, मेरा नाम अशोक है, मैं यहाँ पर नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। कल भी आया था लेकिन गार्ड ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। कृपया आप मेरी मदद कीजिए, मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मेरे पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन मेरा वो बैग जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखे थे चोरी हो गया है। मैंने साइंस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। मैं बच्चों को पढ़ाने का जुनून रखता हूँ। मुझे बस एक मौका चाहिए, एक बार मुझे प्रिंसिपल से मिलवा दीजिए, मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा, उसने कहा। वंदना उसकी आवाज में सच्चाई महसूस कर रही थी। उन्होंने कुछ पल सोचा और फिर कहा, चलिए मैं आपको प्रिंसिपल से मिलवा देती हूँ। युवक की आंखों में राहत की चमक आ गई। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो वंदना बोली, ये मेरे साथ है, अंदर आने दीजिए। धन्यवाद मैडम, मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, उसने कहा। वंदना उसे अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले गई। उसने अंदर जाकर प्रिंसिपल से कुछ बातचीत की और फिर अशोक को अंदर जाने के लिए कह दिया। उसके बाद वंदना अपनी क्लास लेने चली गई। कुछ समय बाद जब वह बाहर आई तो वही युवक अशोक सामने खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसने वंदना की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, मैडम, अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मुझे यह मौका नहीं मिलता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या नौकरी मिल गई आपको? वंदना ने पूछा। जी, फिलहाल तो मुझे नौकरी पर रख लिया गया है, लेकिन अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज निकलवा कर जल्दी से जल्दी ऑफिस में जमा करवानी होगी, तभी मेरी जॉब कंफर्म हो पाएगी। अशोक ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मैडम, क्या आप जानती हैं यहाँ आसपास किराए पर कोई घर मिल सकता है? एक कमरा भी मिल जाए तो भी काफी है। वंदना ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, दरअसल मैं अपने चाचा चाची के साथ रहती हूँ। उनके घर पर ऊपर का एक कमरा खाली है, वे किराए पर देना चाहते हैं उस कमरे को। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। यह बात सुनते ही अशोक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जी मैडम, ये तो बहुत अच्छा होगा, बताइए कब चलना है? वंदना ने उसकी तत्परता को देखकर कहा, अगर आपके पास समय है तो छुट्टी के बाद चलते हैं। जी मैडम, ठीक है, छुट्टी के बाद यहीं मिलते हैं। जब वंदना अशोक को लेकर घर पहुंची तो घर के बाहर आंगन में चाची बैठी हुई थी। चाची, ये अशोक है, ये हमारे स्कूल में नया टीचर है, इसे किराए पर एक कमरा चाहिए। चाची ने एक पल के लिए अशोक को सर से पांव तक घूरा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, देख लो, लेकिन किराया एडवांस चाहिए होगा और बिजली पानी के खर्चे अलग से लगेंगे। अशोक ने तुरंत कहा, जी मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन फिलहाल मेरे पास एडवांस देने के लिए पैसे नहीं हैं। सुनते ही चाची भड़क उठी और बोली, अरे वाह, अब मुफ्त में कमरे देने लगे हम? वंदना, ये क्या तमाशा है? तुम्हें पता है कि घर का खर्च कितना बढ़ गया है और ऊपर से तुम ऐसे लोगों को ले आती हो जो किराया भी नहीं दे सकते। और तुम, अगर पैसे नहीं हैं तो कोई और जगह ढूंढ लो। अशोक की ओर देखते हुए चाची ने गुस्से से कहा और अंदर जाने लगी। तभी चाची के पीछे आती हुई वंदना ने कहा, चाची, ऊपर का कमरा वैसे भी खाली पड़ा है, कोई रह लेगा तो आपको ही फायदा होगा।
उन्हें अभी अभी नौकरी मिली है, कुछ समय दे दीजिए। जैसे ही पहली तनख्वाह आएगी ये किराया भी दे देंगे और एडवांस भी। मैं उन्हें जानती हूँ, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। ये बात सुनकर चाची ने आंखें तरेते हुए वंदना की ओर देखा, फिर कुछ देर सोचकर बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर किराया नहीं मिला तो ये कमरा तुरंत खाली करवा दूंगी। दिखा दो इसे कमरा। कहकर चाची अंदर चली गई। जी धन्यवाद, आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं कल सुबह अपने गांव से अपना सामान लेकर आ जाऊंगा। कमरा देखकर अशोक ने वंदना से कहा, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ के नियम कायदों का ध्यान रखना पड़ेगा। चाची थोड़ा सख्त मिजाज की है, वंदना ने कहा। तो अशोक बोला, जी वंदना मैडम, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। दिन बीतने लगे। वंदना और अशोक के बीच एक सहज दोस्ती सी बन गई थी। जब भी वंदना को साइंस विषय में कोई परेशानी होती वह अशोक से पूछ लेती। अशोक भी बड़ी ही धैर्यपूर्वक उसकी समस्याओं को हल कर देता। धीरे धीरे दोनों के बीच की बातचीत बढ़ने लगी। आज भी वंदना को साइंस विषय पर किसी प्रोजेक्ट की तैयारी करनी थी, लेकिन शुरुआत कहाँ से करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए सलाह लेने के लिए वह अशोक के पास चली गई। दरवाजा खटखटाने पर अशोक की धीमी आवाज आई, दरवाजा खुला है। वंदना अंदर गई तो देखा कि अशोक बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। अशोक सर, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अशोक ने बमुश्किल जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा बुखार है। वंदना उसकी हालत को देखकर चिंतित हो गई और एक कटोरी में ठंडा पानी डालकर ले आई और अशोक के माथे पर गीली पट्टियां रखने लगी। अरे आप तकलीफ मत कीजिए, मैं थोड़ा आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, अशोक ने कहा। बस अब ज्यादा मत बोलो, आराम करो। इतना कहकर वंदना बुखार की दवाई ले आई और पानी के साथ अशोक को दे दी। मैडम, आपके इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान वाली कौन सी बात हो गई? इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? वंदना ने मुस्कुराते हुए कहा। अशोक वंदना के व्यवहार से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था। धीरे धीरे अशोक और वंदना के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था। उसी दौरान वंदना ने भी महसूस किया कि अशोक नेक दिल होने के साथ साथ एक मेहनती इंसान भी था। सप्ताह के अंतिम 2 दिनों में अशोक गरीबों की बस्ती में जाकर उनके बच्चों को पढ़ाया करता था। अशोक की इस प्रवृत्ति ने वंदना को और भी ज्यादा प्रभावित किया। वह मन ही मन सोचने लगी, अशोक सिर्फ अच्छे इंसान ही नहीं बल्कि वे ऐसे इंसान हैं जिनके साथ जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। धीरे धीरे वंदना और अशोक की आपसी समझ और करीबी और बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे को इस तरह से पसंद करने लगे कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताने का फैसला कर लिया, परंतु वंदना के घर वालों से उसका हाथ मांगने के लिए उसका आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी था। इसलिए उसने पास में ही किराए पर एक जगह ली जहां उसने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला ताकि एक अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके। उधर वंदना के चाचा उसके लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन वंदना ने जब उन्हें अपने और अशोक के बारे में सब कुछ बता दिया फिर तो घर में कोहराम मच गया। हे भगवान, इस लड़की ने तो हमारी नाक ही कटाकर रख दी। मैं न कहती थी कि ये लड़की कोई ना कोई घुल जरूर खिलाएगी। क्या जरूरत थी इसे आगे पढ़ाने की? माँ बाप खुद तो चल बसे और इसे हमारी इज्जत उछालने के लिए छोड़ गए। इस पर अशोक ने विनम्रता से समझाने की कोशिश की कि वह वंदना को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, तो चाची ने उसकी बात सुनने तक से इनकार कर दिया और अशोक को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वंदना ने रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद तो वंदना का उस घर में सांस लेना भी दूभर कर दिया गया। जल्दी से जल्दी वंदना की शादी करने का फैसला किया गया। जल्दबाजी में बिना कोई जांच पड़ताल किए एक बड़ी उम्र के लड़के के साथ वंदना की शादी तय कर दी गई। लड़के का नाम मयंक था। उम्र लगभग 40 साल, लेकिन धन की कोई कमी नहीं थी। वंदना ने शादी का विरोध किया, लेकिन चाची ने धमकाते हुए कहा, यह शादी होकर रहेगी, चाहे इसमें तेरी मर्जी हो या ना हो। शादी के बाद पता चला कि चाचा चाची ने उस लड़के से वंदना की शादी कराने के बदले में उन लोगों से पैसे लिए थे। टूटकर बिखर गई थी वंदना। सास ससुर तो थे नहीं उसके, ससुराल में उसके जेठ जेठानी थे। उसकी जेठानी हद से ज्यादा चालाक थी। पूरे घर में जेठानी का ही रौब चलता था। वंदना का पति तो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता था। दुकान पर भी शराब पीकर पड़ा रहता और रात को भी शराब के ठेके से होकर ही घर लौटता। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। वंदना की शादी को 1 साल पूरा हुआ तो उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची के आगमन से वंदना को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी में कुछ खुशी के पल आएंगे, लेकिन उसी दिन उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि अत्यधिक शराब पीने के कारण उसका लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है।
वंदना ने पति की जान बचाने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी, परंतु 2 महीने अस्पताल में एडमिट रहने के बाद उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया। पति के मौत के गम से वंदना अभी उबरी भी नहीं थी कि एक और झटका उसे लगा जब यह पता चला कि उसके पति की बीमारी के दौरान जेठ और जेठानी ने दुकान और मकान के कागजों पर मयंक से धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए थे और अब सब कुछ उनके नाम पर था। उसके बाद वंदना को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वंदना के पास अब कोई सहारा नहीं बचा था। मायके लौटने का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि चाचा चाची ने शादी के समय ही साफ साफ कह दिया था कि ससुराल ही अब तेरा घर है, यहाँ लौटने के बारे में सोचना भी मत। बच्ची को गोद में लेकर वंदना सड़क पर आ गई थी। आखिरकार अपने पुराने स्कूल की प्रिंसिपल मंजू मैडम का ख्याल आया। प्रिंसिपल मैडम के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। वह एक समाज सेविका भी थी। जब वंदना ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया तो उसे ऐसी हालत में देखकर प्रिंसिपल भी हैरान रह गई। उसके सारे हालात जानकर प्रिंसिपल ने उसकी हर संभव मदद की। न केवल उसे स्कूल में वापस नौकरी दिलाई, बल्कि स्कूल के स्टाफ क्वार्टर में रहने का इंतजाम भी करवा दिया। आज इस बात को 20 साल बीत चुके थे। इन वर्षों में वंदना जी ने हर मुश्किल का सामना किया, हर दर्द सहा, लेकिन अपनी बेटी को कभी कोई कमी नहीं आने दी। वर्षा ही अब उसकी दुनिया थी। वंदना ने ठान लिया था कि उसकी बेटी का जीवन वही खुशियां देगा जो उसकी अपनी जिंदगी से दूर हो गई थी। लेकिन 20 साल के बाद वंदना की जिंदगी ने उसे एक बार फिर उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज जब वंदना मंदिर गई, वहाँ की शांत और पवित्र फिजा में भगवान से अपनी बेटी के सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना करके जैसे ही वह पीछे मुड़ी, अचानक उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। चेहरे पर कुछ झुर्रियां आ गई थी। दाढ़ी और सिर के बालों में से अच्छी खासी सफेदी झांक रही थी, लेकिन आंखों में वैसी ही गहराई और सच्चाई दिख रही थी जैसे 20 साल पहले थी। अशोक, वंदना ने हैरानी भरे स्वर में कहा। अशोक ने वंदना की ओर देखा और देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। वह अपनी जगह पर जैसे ठहर गया। दोनों कुछ पल तक चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। वक्त मानो वहीं थम गया था। वंदना, तुम? अशोक की आवाज में आश्चर्य और खुशी का मिश्रण था, लेकिन वंदना को सफेद साड़ी में देखकर अशोक हक्का बक्का रह गया। आप कैसे हैं अशोक? कहते कहते वंदना की आंखें भर आई। फिर कुछ देर तक दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रही। फिर अशोक ने खुद को संभालते हुए कहा, जैसा तुम छोड़कर गई थी। तुम कैसी हो वंदना? इतने सालों में कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे यहाँ मिलूंगा। वंदना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूँ, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया। आओ बाहर चलकर बैठते हैं। दोनों मंदिर के बाहर एक किनारे बैठ गए। वंदना ने अशोक को अपने बीते हुए जीवन के बारे में बताया तो अशोक उसे चुपचाप सुनता रहा। वंदना देख पा रही थी कि किस तरह अशोक यहाँ वहाँ देखने का बहाना करके अपनी आंखों के आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। वंदना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तुमने इतना कुछ सहा और मैं तुम्हारे लिए कुछ न कर पाया, अशोक ने भारी आवाज में कहा। फिर वंदना ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये सब शायद मेरी किस्मत में था, लेकिन अब मेरी बच्ची वर्षा ही मेरी जिंदगी है। उसकी एक मुस्कुराहट देखकर ही मुझे सारी तकलीफों को सहने की ताकत मिल जाती है। फिर वंदना ने अशोक से पूछा, और तुम? अपने बारे में कुछ तो बताओ। अशोक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अपने बारे में क्या बताऊं वंदना? तुम्हारे जाने के बाद मेरे जीवन से मानो सारे रंग ही गायब हो गए। मैंने कभी किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। तुम मेरी पहली और आखिरी चाहत थी। बस तुम्हारी यादों के सहारे ही जी रहा था। वंदना यह सब सुनकर सन्न रह गई। तो क्या तुमने शादी नहीं की? नहीं वंदना, तुम्हारे घर वालों ने तो जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। वंदना और अशोक की मंदिर में हुई उस मुलाकात के बाद से वंदना की जिंदगी जैसे फिर से ठहर सी गई थी। अतीत के दर्द जो उसने बड़ी मुश्किल से भुला दिए थे, अब एक बार फिर से उसके दिल और दिमाग पर हावी होने लगे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि अशोक ने इतने साल उसके बिना यूं ही बिताए होंगे। आज घर पहुंचकर वंदना का मन लगातार अतीत और वर्तमान के बीच झूलता रहा। अशोक का फिर से उसकी जिंदगी में आना उसे एक अजीब सी राहत भी दे रहा था और दर्द भी। वह सोच रही थी कि कैसे अपने कठिन समय में भी उसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन पड़ोस की औरतों ने उसे और अशोक को साथ बैठे हुए बातें करते देखा तो ऐसी ऐसी बातें कही जो उसे भीतर तक चीरती जा रही थी। उसके दिल में एक गहरी वेदना थी। तभी उसकी बेटी वर्षा की आवाज आई, माँ, आप कहाँ खो गई थी और आप क्यों रो रही हैं? कुछ हुआ है क्या? वंदना जी अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगी और कहा, नहीं बेटा, कुछ नहीं। लेकिन वर्षा ने झुंझलाते हुए कहा, नहीं माँ,
कोई बात तो जरूर है, आप बहुत उदास दिखाई दे रही हैं, मुझे नहीं बताएंगी? फिर वह बात पलटते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, बस बेटा, सोच रही थी कि एक बार कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तेरी शादी कर दूं तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। यह बात सुनते ही वर्षा भड़क पड़ी। क्या माँ, आपको कितनी बार कहा है कि मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, आपको अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली, और आज के बाद मेरे सामने शादी का नाम भी मत लेना। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में और किसी के साथ की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बाबा, नहीं करती तेरी शादी की बात। तू तो नाश्ता बना रही थी ना, क्या बनाया है? वर्षा जल्दी से रसोई में गई और चाय के साथ ब्रेड टोस्ट लेकर आई और वंदना जी के पास आकर बैठ गई। माँ बेटी दोनों एक साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। फिर वर्षा अपनी नौकरी पर जाने के लिए निकल गई, लेकिन वर्षा समझ रही थी कि कुछ न कुछ जरूर है जो माँ को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। वर्षा के जाने के बाद वंदना जी ने फिर से अपनी डायरी निकाली, जिस पर अपने दिल का हाल वो अक्सर लिखा करती थी। अपने दिल का हर एक दर्द, अपनी बीती हुई जिंदगी के अंश और हर कठिनाई जो उन्होंने झेली थी, उसी डायरी के साथ ही साझा किया था। उस दिन के बाद वंदना ने खुद को घर के कामों और स्कूल की जिम्मेदारियों में झोंक दिया, लेकिन फिर से वह टूट चुकी थी। वर्षा ने कई बार महसूस किया कि उसकी माँ अब पहले जैसे नहीं रही। जब भी वंदना डायरी में कुछ लिखती तो वर्षा को यह देखने की जिज्ञासा होती कि उसकी माँ उस डायरी में क्या लिखती है, लेकिन उसने कभी पूछने की हिम्मत ही नहीं की। अक्सर मंदिर में वंदना और अशोक की मुलाकात हो जाया करती थी। कभी कभार अशोक का फोन भी आ जाता और हल्के फुल्के अंदाज में वंदना का हाल पूछ लेता और फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला गहरा होने लगता। उनकी बातचीत कभी ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन उन चंद मिनटों में दोनों के बीच की भावनाएं अनकही रह जाती थी। मंदिर में अशोक को देखे हुए करीब एक सप्ताह हो चुका था। वंदना को चिंता होने लगी थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब अशोक का फोन भी नहीं आया तो वंदना से रहा नहीं गया। आखिरकार उसने खुद अशोक को फोन किया तो पता चला कि कुछ दिनों से अशोक की तबीयत ठीक नहीं थी। वंदना ने फोन पर ही अशोक का पता पूछा और तुरंत उसके घर के लिए निकल पड़ी। अशोक के घर का माहौल शांत था। वंदना ने जब दरवाजा खोला तो अशोक ने कहा, अरे तुम यहाँ क्यों आई? मैं तो ठीक हूँ। वंदना ने उसकी ओर देखा। वहां पहुंचकर अशोक की हालत देखी तो वंदना के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उसकी हालत देखकर उसका दिल भर आया। अशोक बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। कमरे में दवाइयां तो दूर, ठीक से खाने का भी कोई इंतजाम नहीं था। तुमने डॉक्टर को दिखाया? वंदना ने पूछा। नहीं, खुद से ठीक हो जाऊंगा, अशोक ने लापरवाही से कहा। तुम भी ना आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे 20 साल पहले थे। बिल्कुल लापरवाह, वंदना ने गुस्से में अशोक को डांटते हुए कहा तो अशोक मुस्कुरा उठा। तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लगता कि तुम ठीक हो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, वंदना ने बड़े हक से कहा। अशोक ने थोड़ी ना नुकुर की, लेकिन वंदना की जिद के आगे हार मान गया। वंदना उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अशोक की जांच की और कुछ जरूरी दवाइयां लिख दी। वंदना ने सब दवाइयां ली और फिर दोनों घर वापस लौटे। घर पहुंचकर वंदना ने रसोई में जाकर हल्का फुल्का खाना बनाया। अशोक ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ शब्दों में कह दिया, चुपचाप बैठो, तुमने खुद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा है, अब मेरी बात माननी होगी। जब अशोक ने खाना खाया तो उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। वंदना की आंखों में भी सुकून था। वह चाहती थी कि अशोक जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। खाना खत्म होने के बाद दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद अशोक ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वंदना, तुम्हें सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वंदना ने उसकी ओर देखा। क्या बात है अशोक? वंदना ने धीरे से पूछा। अशोक ने एक गहरी सांस ली और कहा, जिंदगी ने हम दोनों को बहुत कुछ दिखाया है। मैंने तुम्हारे बिना जीना सीखा और तुमने भी अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष देखा, लेकिन मैं पूछना चाहता था कि क्या उम्र के इस पड़ाव पर हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं? सुनकर हैरान रह गई वंदना। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान उमड़ने लगा। उसने अशोक की ओर देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। अशोक उसकी खामोशी का अर्थ जान गया था। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, परंतु यह बात मेरे दिल में बहुत दिनों से थी, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। अशोक की बात सुनते ही वंदना का दिल तेजी से धड़कने लगा। मन में जैसे विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह चुपचाप उसकी ओर देख रही थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी उथल पुथल मच गई थी। वह सोचने लगी, सोसाइटी की वे औरतें जिन्होंने मंदिर में मुझे अशोक के साथ देखकर पहले ही कितनी बातें बनाई थी, वे और क्या क्या कहेंगी, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार जो पहले ही मेरे अतीत पर ताने कसते थे, न जाने और क्या क्या बोलेंगे। फिर अचानक मन में एक और ख्याल कौंधा, और वर्षा, क्या वर्षा इसे समझ पाएगी? वह मेरे बारे में क्या सोचेगी? कैसे नजरें मिला पाऊंगी मैं उससे?
वंदना का दिल इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारे जवाब और सवाल उलझ कर रह गए थे। अशोक उसकी खामोशी को भांप रहा था। वंदना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये फैसला आसान नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बिना किसी दबाव के सोचो। तुम्हें जो ठीक लगे बस वही करो। वंदना ने उसकी ओर देखा। उसे इस बात का एहसास था कि अशोक ने यह बात कहने में कितना साहस जुटाया होगा, लेकिन वह खुद को समझा भी नहीं पा रही थी। अशोक, तुमने जो कहा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं है। ठीक है वंदना, बस इतना याद रखना, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। वंदना अशोक के घर से लौटकर सीधे अपने कमरे में चली गई। दिन भर जो खामोशी उसने अपने चेहरे पर ओढ़ रखी थी वह अब टूट चुकी थी। वह बिस्तर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका मन भारी था, जैसे बरसों का दुख और पीड़ा एक साथ उमड़ पड़े हों। शाम को वर्षा नौकरी से वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ की आंखें सूजी हुई थी, लेकिन फिर भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे सब कुछ ठीक है। वर्षा समझ गई कि कुछ तो ऐसा है जो उसकी माँ उसे बताने से कतरा रही है। शाम को वंदना बाजार जाने के लिए निकली। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, वर्षा को अपनी माँ की डायरी याद आई। वह कई दिनों से सोच रही थी कि आखिर उसमें ऐसा क्या लिखा है जो माँ को इतनी बेचैन करता है। इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने डायरी अलमारी से निकाली और चुपचाप पढ़ने लगी। पहला पन्ना खोलते ही उसमें लिखा था, हर दिन एक नई चुनौती, एक नई तकलीफ। लगता है जैसे जिंदगी बार बार मेरी सहन शक्ति का इम्तिहान ले रही है। जैसे जैसे वर्षा पन्ने पलटती गई, वंदना की जिंदगी के सारे दर्द और संघर्ष उसकी आंखों के सामने आने लगे। डायरी का हर एक पन्ना वर्षा के आंसुओं से भीगता जा रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ ने अपने जीवन में कितनी कुर्बानियां दी हैं और कितनी बार खुद को टूटने से बचाने की कोशिश की है। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ते हुए वर्षा रुक गई। उसमें लिखा था, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब जिंदगी मुझे एक मौका दे रही है, लेकिन मर्यादावश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। पढ़ने के बाद वर्षा ने डायरी वापस अलमारी में रख दी। उसकी आंखें अब नम थी। वह सोच रही थी कि कैसे अपनी माँ से इस बारे में बात करे। तभी उसकी नज़र मेज पर रखे मोबाइल फोन पर पड़ी। इत्तेफाक से वंदना जी अपना मोबाइल घर पर ही भूल गई थी। उसने फोन उठाया और देखा कि कॉल हिस्ट्री में सबसे ऊपर अशोक का नाम था। वर्षा समझ गई थी कि ये वही अशोक अंकल हैं जिनका माँ ने डायरी में जिक्र किया था। उसने तुरंत उस नंबर पर कॉल किया। दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो वंदना। वर्षा ने थोड़ा रुककर कहा, नहीं, मैं उनकी बेटी वर्षा बोल रही हूँ। ओह अच्छा, कोई खास बात थी बेटी? सब ठीक है ना? अंकल, मैं आपसे मिलना चाहती थी, वर्षा ने कहा तो अशोक उससे मिलने को तैयार हो गया। वर्षा ने फोन काट दिया और जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर निकल गई। करीब 1 घंटे बाद जब वर्षा घर लौटी तो उसने देखा कि वंदना जी भी बाजार से लौट आई थी। वर्षा बेटा, कहाँ गई थी? बिना कुछ बताए चली गई थी, वंदना ने पूछा। वर्षा कुछ पल चुप रही, फिर वंदना के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझे आपकी डायरी के बारे में पता है, मैंने उसमें सब कुछ पढ़ा है, और हाँ, मैंने अशोक अंकल से भी बात की, वो बहुत अच्छे इंसान है माँ। वंदना चौंक गई और अवाक सी बैठी रह गई। फिर वर्षा बोली, माँ, आप पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जीती रही, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी खुशियों के बारे में सोचें और जिंदगी में आगे बढ़ें। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए वंदना जी बोली, नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी, बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है मैंने। ये समाज, ये रिश्तेदार, ये लोग तरह तरह के सवाल उठाएंगे। अब इस उम्र में मैं अपने आप को पाप का भागीदार नहीं बना सकती। अपने लिए कोई फैसला लेकर मैं तुम्हारी जिंदगी पर भी सवालों का बोझ नहीं डालना चाहती। लोग बातें बनाएंगे, ताने देंगे कि अपनी बेटी की शादी की उम्र में ये औरत खुद अपना घर बसा रही है। क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम इन सवालों का सामना कर पाओगी? फिर वर्षा ने हैरानी से पूछा, माँ, ये समाज आपके साथ कब खड़ा हुआ था? जब आप सड़कों पर आई थी तब किसी ने मदद की? क्या कोई रिश्तेदार आपको संभालने के लिए आगे आया था? जब आप अपनी मेहनत से खड़ी हुई तब किसी ने आपकी तारीफ की? क्यों? आप उन्हीं लोगों की परवाह क्यों कर रही हैं जिन्होंने कभी आपकी परवाह ही नहीं की? माँ, मुझे पता है कि आपके दिल में कितना दर्द छुपा है। अशोक अंकल वो इंसान है जो आपको खुश रख सकते हैं और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ माँ। आखिरकार वर्षा ने अपनी तर्क क्षमता से वंदना जी को इस रिश्ते के लिए मना ही लिया। 2 दिन बाद अशोक और वंदना ने साधारण तरीके से मंदिर में शादी करने का फैसला किया। वंदना ने सोचा कि ये फैसला उनकी और अशोक की जिंदगी को एक नई दिशा देगा, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, खुशियों के रास्ते में समाज कांटे बिछा ही देता है। शाम को अशोक किसी काम से वंदना के घर आया ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई।
वंदना ने दरवाजा खोला तो सामने उनके पड़ोस में रहने वाली कुसुम और रेखा खड़ी थी, जिन्होंने पहले भी वंदना जी के चरित्र पर सवाल उठाए थे। उनके पीछे सोसाइटी की कुछ अन्य औरतें भी खड़ी थी। ये क्या सुन रहे हैं हम? इस उम्र में शादी, वो भी तब जब आपकी अपनी बेटी की शादी की उम्र है। क्या आपको शर्म नहीं आती? एक औरत ने तंज कसते हुए कहा। दूसरी बोली, आप हमारे समाज की इज्जत मिट्टी में मिला रही हैं। यहाँ हमारी बेटियां बड़ी हो रही हैं और आप? वंदना जी अवाक खड़ी थी। उनके पास शब्द नहीं थे। अशोक ने स्थिति संभालने की कोशिश की। देखिए, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, आप लोग बेवजह इसे तमाशा न बनाएं। वंदना के हाथ कांप रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि बात को कैसे संभालें। तभी पीछे से एक कड़कती आवाज आई। बस, बहुत हुआ। वर्षा की आवाज में गुस्सा और दृढ़ता दोनों थी। आप सब कौन होते हैं हमारी जिंदगी में दखल देने वाले? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी आपके समाज और आपके नियमों के लिए कुर्बानी दी। जब मेरे पिता का देहांत हुआ तो माँ ने अकेले संघर्ष किया। क्या कभी किसी ने उनकी मदद की? तब कहाँ था ये समाज? आज मेरी माँ ने अपनी खुशी के लिए एक फैसला लिया है, तो उसमें गलत क्या है? और जब मैं उनकी बेटी इस फैसले में उनके साथ हूँ तो आप सब क्यों परेशान हैं? वर्षा की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि सभी लोगों को जैसे सांप सूंघ गया। लेकिन वर्षा ने अपनी बात जारी रखी। जिस उम्र में लड़कियों की शादी होती है, उस उम्र में मेरी माँ को रंगों से अपना नाता तोड़कर सफेद साड़ी पहननी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरी हर जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने खुद को भुला दिया। जब मैं बड़ी हो रही थी तो उन्होंने अपने सपनों को कहीं अंदर ही दबा दिया। यहाँ तक कि जब मैं कहती थी माँ कोई अच्छा कपड़ा पहन लो, तो वो मुस्कुराकर कहती, छोड़ो ना, मुझे कौन देखेगा। जब मैं घर पर नहीं होती तो माँ अपने लिए खाना तक नहीं बनाती, ये सोचकर कि अकेले के लिए क्या बनाऊं, और वो मेरी शादी कराना चाहती है। सोचिए, अगर मेरी शादी हो गई तो उनकी जिंदगी कैसी होगी? कौन उनका ख्याल रखेगा? किसके लिए वो जिएंगी? इसलिए मैंने तय किया है कि पहले मेरी माँ की शादी होगी, और जब तक उनकी शादी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। कहते कहते वर्षा अपनी माँ के गले लगकर रो पड़ी। वंदना जी की आंखों में भी आंसू छलक पड़े। वर्षा की बातों ने सोसाइटी की औरतों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वे अब एक दूसरे की तरफ देख रही थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, आगे बढ़ी। वंदना बेटी, हमने तुम्हें हमेशा मेहनत करते ही देखा है। वर्षा बिटिया ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हमें या इस समाज को कोई हक नहीं है तुम्हारी खुशियों में खलल डालने का। हाँ, शायद समाज को ये सीखने का मौका जरूर मिलेगा कि खुशियाँ उम्र की मोहताज नहीं होती। हर किसी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार है। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ये बात सुनकर बाकी औरतें भी धीरे धीरे सहमत होने लगी। आपकी बेटी ने जो कहा वो आजकल की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। कुछ ही समय में माहौल बदल गया। जहाँ कुछ देर पहले ताने और आरोप थे, वहाँ अब समर्थन और सराहना थी। सभी औरतें उन्हें शुभकामनाएं देकर अपने घर को चली गई। 2 दिनों बाद वंदना और अशोक ने मंदिर में साधारण तरीके से शादी कर ली। वर्षा ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें मंडप तक ले जाने में हर कदम पर उनका साथ दिया। आज अपनी माँ को लाल जोड़े में देखकर वह बहुत खुश थी। इस घटना के बाद न केवल वंदना की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे समाज को एक संदेश भी मिला कि खुशियों पर सबका हक होता है। लोगों ने न केवल वंदना के फैसले को स्वीकार किया, बल्कि उन्हें एक नई शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। और वर्षा, वह तो अपनी माँ की इस नई जिंदगी को देखकर संतोष और गर्व से भर उठी थी। वंदना और अशोक के घर में अब खुशियों का माहौल था। जहाँ कभी तन्हाई का सन्नाटा पसरा था, वहाँ अब हंसी खुशी और प्यार की गूंज थी। तो दोस्तों, देखा आपने, अपनी सोच और व्यवहार में परिवर्तन लाकर अपनी वीरान और पहाड़ सी जिंदगी को आसान और खुशियों से जिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि समाज और 4 लोग क्या कहेंगे, इस डर से अपने हिस्से की खुशियों को गले लगाना ही छोड़ दें। वंदना जी ने अशोक जी के साथ फिर से शादी करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही यह भी बताइए कि आप हमारी कहानी को इस दुनिया के कौन से देश और कौन से शहर से देख रहे हैं, और कहानी के बारे में अपनी राय बताना बिल्कुल न भूलें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।